नमस्कार, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल का क्या नाम है जिसका हाल ही में रूस ने सफल परीक्षण किया है? बुरेवेस्टनिक, व्लादिमीरोविच, रुसोवा, बोल्शेविक। तो उस मिसाइल का नाम है बुरेवेस्टनिक। यह न केवल परमाणु ऊर्जा से चल सकती है बल्कि यह जो वार हेड यानी गिराने वाला जो हथियार लेकर चलेगी वह भी न्यूक्लियर ही है। परमाणु हथियार लेकर चलने में यह सक्षम है क्योंकि इसमें एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है और इसी कारण इसका रेंज 22,000 किलोमीटर तक है। यह कम ऊंचाई पे भी उड़ सकती है जिसके कारण कि इसे रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। अगला प्रश्न, हक्की पक्की जनजाति किस राज्य में रहती है? तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक। हक्की पक्की जनजाति कर्नाटक में रहती है। इसे हाल ही में जमीन का अधिकार दिया गया है जिस जमीन पर यह करीब 100 साल से खेती करती थी। यह जनजाति एक मातृसत्तात्मक समाज होता है। इसका समाज मातृसत्तात्मक होता है और यह जो भाषा बोलती है वह है वागड़ी। पहले यह शिकार किया करती थी लेकिन अब यह मसाले और आयुर्वेदिक उपचार लेकर अफ्रीका तक चली जाती है बेचने के लिए। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 2023 और 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान क्रमशः 6.6% और 6.2% लगाया है? अंकटाड, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। तो यह है अंकटाड। अंकटाड ने यह अनुमान लगाया है कि भारत की आर्थिक विकास दर 2023 में 6.6% रहेगी और 2024 में 6.2% रहेगी। पहले इसने 6.6% से कम लगाया था अनुमान, लेकिन अब इसने वृद्धि की है इसमें। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। अभी इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण है जानकारी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस। यह अपनी रिपोर्ट यूएन, यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली, महासभा को देता है और आर्थिक और सामाजिक परिषद को भी देता है। हालांकि इसकी सदस्यता अलग से ली जाती है। इसकी जो अभी महासचिव हैं वो है रेबेका ग्रीनस्पैन, वो कोस्टारिका की हैं और अंकटाड की महासचिव बनने वाली पहली महिला हैं और ये सेंट्रल अमेरिका से आती हैं, कोस्टारिका से आती हैं। यह कई सारे महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको उन्हें याद रखना है, प्लीज याद रख लेंगे, इसे लिख लेंगे, नोट डाउन कर लें। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, तकनीक और नवाचार रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वस्तु और विकास रिपोर्ट, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट। तो ये जो बड़े बड़े में लिखे हुए हैं ये सभी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जरूर याद करेंगे। विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य द्वारा संचालित विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों और राज्य की न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी और जुडिशियरी में, जुडिशियल सर्विसेज में। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर होगा बिहार। बिहार में हाल ही में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया गया है। अभी आधा ही आया है, कौन सी जाति कितनी है, कौन से धर्म के लोग कितने हैं, यह बताया गया है। उसके बाद अभी राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ईडब्ल्यूएस को यह आरक्षण दिया जाए जुडिशियरी और लॉ कॉलेज में। अगला प्रश्न, कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का ऐसा पहला सभापति बना जिसे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बाद उस पद को छोड़ना पड़ा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का है,
उसके स्पीकर थे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। केविन मैकार्थी, मार्क जैक, लेस्टर विकार, जूनो स्मिथ। तो इसका उत्तर होगा केविन मैकार्थी। जैसे हमारे यहाँ संसद है, अमेरिका में कांग्रेस है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री वाली व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, उनके यहाँ राष्ट्रपति की व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। तो वहाँ कांग्रेस है, हमारे यहाँ संसद है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ निम्न सदन क्या है, लोकसभा है, और वहाँ निम्न सदन क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। हमारे यहाँ उच्च सदन क्या है, राज्यसभा, वहाँ उच्च सदन क्या है, सीनेट। हमारे यहाँ उच्च सदन के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। वहाँ उच्च सदन के यानी सीनेट के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जी। और जैसे यहाँ पर भी किसी मामले पर जब वोटिंग हो तो दोनों पक्ष यदि बराबर स्थिति में हो, टाई की स्थिति आ जाए, तो उपराष्ट्रपति कास्टिंग वोट, जिसे निर्णायक मत कहते हैं, उसे दे सकते हैं। वहाँ पर भी सीनेट में अगर ऐसी स्थिति आती है कि दोनों पक्ष को बराबर बराबर मत मिल रहे हैं और टाई की स्थिति आ गई है, तो सीनेट में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकते हैं। भारत में ऐसा एक ही बार हुआ है, 1991 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पर ऑर्डिनेंस था, उसमें राष्ट्रपति ने पहली बार और अब तक एकमात्र बार, उपराष्ट्रपति ने पहली बार और एकमात्र बार अब तक कास्टिंग वोट, निर्णायक मत दिया है। नहीं, दोनों पक्ष बराबर बराबर स्थिति में आ गए और उपराष्ट्रपति को यह निर्णायक मत देना पड़ा। अगला प्रश्न, विद्यालयों में आत्महत्या के नाजुक मुद्दे से निपटने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश का क्या नाम है? उत्साह, साहस, उम्मीद, प्रहार। उसका नाम है उम्मीद। टीचर्स का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह उम्मीद। उम्मीद को अगर व्याख्या करेंगे, विस्तार देंगे तो क्या होगा, अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप। समझिए, प्रेरित कीजिए, प्रबंधन कीजिए, भावनाओं के साथ तालमेल बिठाइए, सशक्त कीजिए और विकास कीजिए। इसमें, इस गाइडलाइन में, दिशा निर्देश में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि स्कूल के प्रिंसिपल के नेतृत्व में हर एक विद्यालय में एक स्कूल वेलनेस टीम होगी, स्कूल स्वास्थ्य टीम होगी, जो कि सबों का यह देखेगी कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि उन्हें ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना पड़े कि यह कठोर और गलत कदम उठाना पड़े। अगला प्रश्न, किस सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वॉर रूम का उद्घाटन किया? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ए और बी दोनों? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वॉर रूम बनाया है, क्योंकि जाड़े के समय में वहाँ पर बहुत अधिक प्रदूषण की स्थिति हो जाती है, इसलिए वहाँ की सरकार ने एक 15 बिंदु का विंटर एक्शन प्लान, जाड़े का एक्शन प्लान भी बनाया है। जाड़े में वहाँ बहुत अधिक प्रदूषण की स्थिति हो जाती है, वायु प्रदूषण की स्थिति हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हरियाणा और पंजाब में जो किसान खेतों में फसल के बाद जो पौधों के हिस्से बच जाते हैं उन्हें जलाते हैं, जिसे स्टबल बर्निंग कहते हैं, उसे जलाते हैं, वह धुआं उठकर आता है और फिर धीरे धीरे वह क्या होता है, ठंडे मौसम के साथ वह नीचे उतरता है और नीचे फॉग के साथ मिलकर, कुहासे के साथ मिलकर वह स्मॉग बना देता है और वह वातावरण से सटा हुआ रहता है, यानी धरातल से सटी हुई स्थिति में रहता है, और इसलिए वायु प्रदूषण की स्थिति बड़ी ही विकट हो जाती है। इसलिए सरकार ने वहाँ पर 15 बिंदु का विंटर एक्शन प्लान भी बनाया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार कौन सा कृत्रिम उपग्रह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है? ब्लू हेवन 2, ब्लू वॉकर 3, इंट्रासैट 1, मेगासैट 4। तो यह है ब्लू वॉकर 3। ब्लू वॉकर 3 AST स्पेस मोबाइल नामक एक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है और उसके 5G संचार व्यवस्था का एक अंग है। यह इतना चमकीला इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा एंटीना लगा हुआ है, जो कि लगभग 700 स्क्वायर फीट का है और
स्पेस में इसे सनलाइट लगातार मिलता रहता है। जब हम लोग को नहीं दिखता है सन, उस समय भी स्पेस में तो सन रहता ही है, वो तो डूब नहीं जाता है स्पेस में। तो इस एंटेना पर जब वह प्रकाश पड़ता है, सूर्य प्रकाश पड़ता है, तो वह रिफ्लेक्ट होता है और फिर एस्ट्रोलॉजर्स को यह चमकने वाला, सबसे अधिक चमकने वाला कृत्रिम उपग्रह लगा है। और इससे स्थिति यह हो रही है कि एस्ट्रोनॉमर्स को जो नाइट स्काई है उसमें दूसरे जो खगोलीय बॉडीज हैं उन्हें देखने में समस्या हो रही है। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था है इसमें, लेकिन सदस्य इसके सरकारें भी हैं, जैसे भारत इसका सदस्य है, और इंडिविजुअल्स भी इसके सदस्य होते हैं, व्यक्ति भी इसके सदस्य होते हैं। अभी सरकारों में इसके 85 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस में है, पेरिस में, और 1919 में ही यह स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, नैनो पीटीए क्या है? यह एक नैनो एंजाइम है, यह एक नैनो वाहन है, यह एक नैनो मापक यंत्र है, यह एक नैनो सूक्ष्मदर्शी है। नैनो पीटीए एक नैनो एंजाइम है जिसे नैनोजाइम भी कहते हैं। यह नैनोजाइम क्या होता है? यह प्रकृति में जो पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, जो किसी जीव से मिलते हैं, किसी पौधे से मिलते हैं, उनको लैब में बहुत ही छोटे स्तर पर, नैनो साइज के स्तर पर, 10⁻⁻⁹ मीटर के स्तर पर इन्हें तैयार किया जाता है एंजाइम को। और वो एंजाइम जो होते हैं वो प्राकृतिक एंजाइम से मिलते जुलते हुए एंजाइम होते हैं। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि जो प्राकृतिक एंजाइम हुआ किसी जीव से मिलता है, तो जीव चाहिए, अगर पर्याप्त मात्रा में वह जीव नहीं है तो वह एंजाइम तो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उससे निपटना आसान हो जाता है जब वो लैब में ही बनाया जा सकता है, तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो इस एंजाइम का विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, जो बेंगलोर में है, उसके मटेरियल रिसर्च सेंटर में हुआ है, और इसमें प्लेटिनम पाया जाता है, इसलिए पीटीए, इसका नैनो के बाद पीटीए लगा हुआ है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी इंडस्ट्रियल कचरा है, वेस्ट वाटर है, कचरा वाला पानी है, गंदा पानी निकलता है, उसमें इसे डालने पर क्या होगा, पाउडर की शक्ल में होगा, इसे डालने पर क्या होगा कि यह सनलाइट जो ही उस पर पड़ेगा, यह उसमें जो कचरा है, गंदगी है, पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है, उसे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और इस तरह से उस गंदे जल में जो प्रदूषक की मात्रा होगी, प्रदूषण की मात्रा होगी, विषाक्तता की मात्रा होगी, उसे यह कम कर देगा। तो इसका मुख्य काम क्या होगा? गंदे जल की विषाक्तता को कम करने वाला यह एक नैनो एंजाइम है। अब नैनो को हम लोग जान लेते हैं, तो नैनो के साथ साथ और को भी जान लेना जरूरी है। आप कम से कम एटो को जरूर याद रख लेंगे, 10⁻⁻18 होता है, क्योंकि यही परीक्षा में पूछाएगा। अभी नोबेल प्राइज एक व्यक्ति को मिला है, इसमें भी इस चीज़ की चर्चा हुई है। बाकी का अगर आप याद रख सकते हैं कि कौन कितना है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, माइक्रो, मिली, डेसी, सेंटी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, तो ऐसे इतना दूर तक याद रख लें। फिर आसान ही, एक्सा में ई है और 18 है, पेटा में पी है और 15 है, 15 है, टेरा में टी है और 12 है, गीगा में जी है, तो 9 यहाँ तक तो याद रखना पड़ेगा। और ये तो बचपन में ही आपने याद किया होगा, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, ये याद तो किया ही होगा। अब नीचे याद रखना है नैनो में 9 है, -9 है, पिको में पी है तो क्या है, 12 है। और फेम्टो से याद रखना पड़ेगा कि आसान है, फेम्टो में क्या है, एफ है और 15 है। एटो में 18 है, जेप्टो, युक्टो, ये सब इतना याद नहीं भी रहे तो कम चल जाएगा, लेकिन यहाँ से इतना से नीचे ये जो है पेटा से लेकर आपको एटो तक आप याद रख लेना है। बस इतना ही रखना है, कितना बेस है इसका, बस बेस ऑफ द 10 में कितना पावर है, माइनस कितना पावर आता है, ये याद रखिएगा तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 1 नैनो सेकेंड, 1 सेकेंड का कितना हिस्सा होता है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन इंडिया? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है तेलंगाना। तेलंगाना में ही हल्दी से संबंधित बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी है, पीछे बताया है करंट में ही, तो आप देखें अगर आप नहीं जानते हो पहले से कि जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड होगा उसकी स्थापना तेलंगाना में की जा रही है।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, लाइक तो बनता है। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हों। उन्हें बताएं कि अच्छा बताया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि अच्छा बताया जा रहा है तो बस शेयर करें। और पिछले वीडियोज भी देखें, क्योंकि वहाँ पे भी करंट के साथ साथ स्टैटिक भी बताया गया है। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या सुधार होना चाहिए, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे।